हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश शाह, राकेश नॉलेज कॉर्नर। पहले हमने आपको नेशनल मूवमेंट के बारे में जो फर्स्ट पार्ट को जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। उम्मीद है कि आप सभी उसी बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ के होंगे। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि हाँ सर, ये थोड़ा सा मैं नहीं समझ पाया, तो फिर उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जो आपका सेकेंड पार्ट में जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी किताब को पहले समझाने से पहले उसके चीजों को मैं चाहता हूँ कि जो फैक्ट्स है सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर दूं, तब मैं एनसीईआरटी किताब के बारे में जो उसके दिए हुए हैं सारे फैक्ट्स को तब एक्सप्लेन करूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मैं पहले बच्चों आप लोग को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो कंट्री आपस में मिलकर लड़ रहे थे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप बोर्ड पे ऐसे देख भी रहे होंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वे फॉर द एक्सिस पावर, और दूसरा पावर जो है वह एलीज पावर है बच्चों। जो दो पावर्स आपस में ग्रुप बनाकर लड़ रहे थे, वह पावर था वह पावर जर्मनी, इटली और जापान था। और दूसरा जो एलीज पावर जो आप कहते हैं, वह जो है आपका जो था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, द सोवियत यूनियन, ये आपस में मिलकर लड़ रहे थे बच्चों। अब हिंदी के बच्चे भी देख सकते हैं, उसको आसानी से इस बातों को समझ भी सकते हैं कि धुरी राष्ट्र जो हमने एक्सिस पावर जो बताया है वह धुरी राष्ट्र है। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरा मित्र राष्ट्र है जो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका और सोवियत संघ, ये आपस में ग्रुप बनाकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश शाह। माय चैनल नेम राकेश नॉलेज कॉर्नर। I have already discussed with you that the First World War fought between the two countries, that 28 July 1914 and 1918 to November 11। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, दो बड़े बड़े सुपर पावर्स कंट्री जो आपस में लड़ रहे थे, उसका टाइम पीरियड है जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जो 18 जुलाई 1914 टू 1918 नवंबर 11। ये आपको मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था। और यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लड़ने का कारण जो आपको ऑटोमन एम्पायर, जो आपका ये मुस्लिम कंट्री का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसके लिए वह लोग जो है लड़े थे, जो बहुत बड़ा साम्राज्य था ऑटोमन एम्पायर, जो एक उसमें बल्कन, बहुत सारे कंट्री थे, बल्कन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था और टूटा था। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे कंट्री जो स्वतंत्र हो गए थे, और उसी स्वतंत्र होने के बाद जो है आपस में एक दूसरे से सारे कंट्री आपस में जलते थे, और सारे जो छोटे छोटे कंट्री थे जो बल्कन का, वह चाहते थे कि हम दूसरे देशों पे कब्जा कर ले। इसी में सुपर पावर, जितने भी सुपर पावर जो आपको एक्सिस और एलीट पावर को जो मैंने डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में जो है वह सारे ऑटोमन एम्पायर का जो टूटे हुए जो देश थे, बल्कन जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में ये लोग आपस में एक सुपर पावर बनकर जो है उस कंट्री को आर्थिक शोषण करने के लिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, उसके लिए वह लोग उस क्षेत्र पे कब्जा करना चाहते थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लड़ाई का कारण था, जो आपको मैंने संक्षेप में बता दिया है। तो बच्चों, अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आप उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हमें डिस्कशन करना है कि ये खिलाफत जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वह खिलाफत क्या है, क्या था, और ये
जो हमारे जो नेशनल मूवमेंट जो हम लोगों ने जो ब्रिटिश से आज़ादी के दरमियान जो आज़ादी पाने के लिए जो लड़ रहे थे, महात्मा गांधी और कई ऐसे नेता थे, जिसमें खिलाफत मूवमेंट का क्या योगदान था और खिलाफत मूवमेंट के साथ हम लोगों ने क्यों अटैचमेंट बनाया, महात्मा गांधी ने उनके साथ क्यों खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले खिलाफत की बात करें कि खिलाफत क्या था और उसके बारे में यह बात करें कि ये खिलाफत मूवमेंट क्या था। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं जो कि खिलाफत मीन सक्सेशन, सक्सेशन का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। खिलाफत मूवमेंट अ पॉलिटिकल कैंपेन, यह खिलाफत मूवमेंट जो था यह एक पॉलिटिकल जो है वह एक कैंपेन था, जो आप एक साथ जो है मूवमेंट को आगे, खिलाफत मूवमेंट एक जो वहाँ का खलीफा था जो वर्ल्ड वॉर के समय में उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे इम्पोज कर दिए गए थे, उसको ऐसा फोर्स दिया जा रहा था कि आप ही वर्ल्ड वॉर के कारण हैं। खलीफा को वर्ल्ड वॉर का कारण माना गया था, जिसके लिए यह कैंपेन शब्द यूज किया गया है। टू प्लेस इन द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1992, जो ब्रिटिश इंडिया जो था वह उसे कैंपेन उसे फोर्स कर रहा था और वर्ल्ड वॉर के समय जितने भी जो सुपर पावर थे वह खलीफा के ऊपर कैंपेन कर रहे थे कि नहीं आप इसके दोषी हैं। दिस मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट द सैंक्शन प्लेस ऑन द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कहता है कि यह मूवमेंट जो था, यह जो आंदोलन था, जो उसको प्रोटेस्ट था सैंक्शन, उसके ऊपर जो है यह सैंक्शन लगाए गए थे कि आपको जो है आप वर्ल्ड वॉर के दोषी हैं। ऑटोमन एम्पायर को कहा गया था कि आप जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो कहा कि वह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ाई लड़ी गई उसके दोषी जो है उसका सारा दोष यह ऑटोमन एम्पायर के ऊपर आता है, तो उसके ऊपर कुछ सेंसर लगाए गए थे। तो इट ऑल्सो एम टू प्रिजर्व द ऑथोरिटी ऑफ द ऑटोमन सुल्तान एज द खलीफा ऑफ द इस्लाम। इस्लामिक कंट्री में बहुत सारे हलचल मच गए थे कि भाई हमारे खलीफा जो और सुपर पावर जो खलीफा जो इस्लामिक कंट्री के हेड होते हैं उनके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा था कि सारे वार का कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। तो जिसके लिए जो ये सारे वर्ल्ड में खलबली मची हुई थी, तो हमारे भारत में भी इस बातों का असर हुआ था। तो इसमें आप यह मूवमेंट जो हमारे भारत में जो मूवमेंट चला था, खलीफा मूवमेंट जिसको कहा जाता है, खलीफत मूवमेंट कहा जाता है, तो जिसमें इस मूवमेंट को लीड करने वाले थे अली ब्रदर्स, जो अली ब्रदर्स में मोहम्मद अली और एंड शौकत अली थे। ये लोग जो है वह इस मूवमेंट को भारत में ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इसके दरमियान यह जो अली ब्रदर्स ने जो है वर्ल्ड पावर्स को यह बताना चाह रहे थे कि नहीं, हमारा इस्लामिक कंट्री या ऑटोमन एम्पायर दोषी नहीं है, आप किसी तरह का सैंक्शन, आप किसी तरह का वार कंपनसेशन वो नहीं दे सकते, नहीं देंगे। लेकिन इस मूवमेंट को, लेकिन लास्टली यह मूवमेंट जो था जिसमें हमारे नेशनल जो मूवमेंट जो लड़ा जा रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश के विरुद्ध जो लड़े जा रहे थे, तो उस समय महात्मा गांधी के पास ये जो शौकत अली आए थे और उन्होंने उनके साथ बैठकर कांग्रेस के साथ मिलकर यह बात तय हुई थी कि भाई ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो महात्मा गांधी ने जो है इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था और सपोर्ट करने के दरमियान महात्मा गांधी ने देखा कि यह जो है हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी, एकता, यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए एक हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है कि अगर हम दोनों जो है मिलकर लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम अगर मिलकर लड़ेंगे तो हमें स्वतंत्रता, फ्रीडम हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और आसानी से हम जो है ब्रिटिश को हम भगा सकेंगे भारत से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो जिसकी शुरुआत सितंबर 1922 फरवरी 1922 में तक हुई और जिसको शुरुआत करने महात्मा गांधी ने इनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। बच्चों, इसके कई कारण थे। पहला कारण तो आप
तो ये जान ली कि जालियांवाला बाग में जो घटनाएं घटी थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और दूसरा था कि हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि खिलाफत मूवमेंट, जिसमें मुसलमानों का साथ हमें मिल रहा था, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। और यह दोनों एक जो हम पहले भी जिसका अपने वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं कि यह एक यूनिटी, एकता के लिए ये सारे किए जा रहे थे, मिलकर साथ लड़ने की बात थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट जो आप इसका अर्थ होता है कि असहयोग। अब हम ब्रिटिशर्स को किसी प्रकार से असहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, ये नन कॉपरेशन का अर्थ होता है, जिसका अर्थ आप ये बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। सारी चीज को एकदम स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, आपको समझने में कहीं से हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें समझने में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो द मीनिंग ऑफ द नन कॉपरेशन इज द एक्ट ऑफ नॉट वर्किंग और नॉट डूइंग व्हाट दे आस्क यू टू डू। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हमें कहेंगे वह हम नहीं करेंगे। नन कॉपरेशन का ये अर्थ हुआ, चाहे आप कितना भी दबाव डालें, चाहे किसी भी तरह का प्रेशर एराइज करें हम भारतीयों पे, हम आपको नन कॉपरेशन के साथ, महात्मा गांधी के साथ हैं। हम देश की आजादी चाहते हैं। आपने ब्रिटिशर्स जो बहुत दिनों तक हमारे पर साम्राज्य किया है, हम अब उससे मुक्ति चाहते हैं, इसलिए हम नन कॉपरेशन, महात्मा गांधी ने कहा, उनका इंस्ट्रूमेंट था नन कॉपरेशन मूवमेंट टू ऑल मास्टर्स ऑफ द पीपुल ऑफ द इंडिया, जिसका अर्थ आपको बता दिया बच्चों। दिस नन कॉपरेशन वाज यूज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू एज अ पॉलिटिकल प्रेशर। ये एक तरह का ब्रिटिशर्स के ऊपर हमें दबाव डालना था कि भाई हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। यह पॉलिटिकल प्रेशर था, राजनीतिक दबाव था। उस राजनीतिक दबाव के माध्यम से हम देश की आजादी चाहते थे और महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर भारतीय लोगों का सहयोग, हमारे हिंदू मुस्लिम लोगों का सहयोग के माध्यम से जो है हम लोग पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर डालना चाहते थे ताकि देश जल्दी से जल्दी आजाद हो जाए। अब ये इसका एम था, मकसद था बच्चों। नन कॉपरेशन मूवमेंट का मकसद था, महात्मा गांधी ने एक मकसद के साथ जो नन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की थी। इट एम टू प्रोटेस्ट द इनजस्टिस डन टू द पंजाब एंड तुर्की एंड टू अटेन स्वराज। इस मूवमेंट का इसका एम था कि जो पंजाब में जालियांवाला बाग कांड, जो हत्याएं हुई थी, जिसमें जनरल डायर ने जो लोगों को अंधाधुंध गोली चलाकर जिसे मार डाला था, उसके अगेंस्ट में जो है वह जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिसका हम वीडियो बहुत जल्दी ही आपको ये बताएंगे वीडियो के माध्यम से कि जालियांवाला बाग कांड क्या था। तो बच्चों, और पंजाब में जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था और तुर्की जो कि आपने देखा खिलाफत मूवमेंट जो चला था, उसके साथ साथ हमें स्वराज्य चाहिए था, हमें आजादी चाहिए थी, जिसके लिए यह महात्मा गांधी का मकसद था और हम सभी नेताओं का और पूरे भारतीय का मकसद था नन कॉपरेशन मूवमेंट। जिस मूवमेंट को हमने बहुत विस्तृत रूप से चलाया था और उस मूवमेंट को सिर्फ हम लोगों ने, जैसा आप देख रहे हैं कि द एजुकेटेड, पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग जो है इस नन कॉपरेशन मूवमेंट को शहरों में बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से शहरों में इसको नन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया था, लागू किया था और महात्मा गांधी का लोगों ने साथ दिया था, जिसके आधार पे हमारा मकसद था नन कॉपरेशन मूवमेंट का। महात्मा गांधी का मकसद था कि विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार किया जाए, उसको आप यूज न करें। अपने बने हुए चीज, अपने घर में जो बने हुए चीज जैसे खादी का आप प्रयोग करें। यह मकसद था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बने हुए जो वस्तु हैं उसका कदापि आप उपयोग न करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे जो एजुकेशन ब्रिटिश के द्वारा जो चलाए जा रहे थे संस्थाएं, जो शैक्षिक संस्थाएं चल रही थी, जिसका बहिष्कार करना था और
लॉ, जो कानून, जो वकालत के लोगों ने भी महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बहुत साथ दिए थे। और उसके साथ साथ सारे मिलाकर हम अगर देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो यह पूरा जन आंदोलन था। वह जन आंदोलन जो ब्रिटिश के जो अगेंस्ट जो खड़ा हुआ था और उसको हम लोगों ने विरोध किया था। हम सभी भारतीयों ने जो नेशनल मूवमेंट के दरमियान विदेशों से आजादी पाने के लिए हम लोगों ने उसे बहुत संघर्ष किया था और हम सभी भारतीयों का सहयोग था। जो आपने बच्चों हमने हिंदी में भी लिखा है जिसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि असहयोग आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आयोजित एक अहिंसक जन अभियान था। महात्मा गांधी ने साल 1920 में इसकी शुरुआत की थी बच्चों, जिसका परिणाम हमें यह ब्रिटिशर्स को महसूस कराना था कि हम भारतीय एक हैं और हम अपनी आजादी लेकर रहेंगे, चाहे बाय हुक एंड द क्रुक। यह आजादी चाहिए। अब जब तक हमने आपको सहयोग किया, आप हमारे भारत में आप रहे। अब हम लोग आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, अब सहयोग नहीं करना चाहते। अब आपको किसी भी हालत में भारत से जाना ही होगा, चाहे जिस रूप में आप जाए। और बच्चों हम भारतीयों का, महात्मा गांधी का और नेताओं का बहुत सारे जो आंदोलन चलाए गए और उस आंदोलन के दबाव हमने राजनीतिक और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो राजनीतिक दबाव डाला, जिसका परिणाम अब जो आपको आगे बहुत सारी वीडियो इसके बारे में आएंगे। और इस वीडियो को आप थोड़ा देखते रहें, हमारे वीडियो के साथ जुड़े और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस हमारे भारत के जो आंदोलन हैं इसके बारे में आप सभी आम लोगों को यह जानना चाहिए कि हम लोग की आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। जिस तरीके से आज हम लोग जो है देख रहे हैं, यह आजादी पाने के लिए हम भारतीयों ने बहुत संघर्ष किए। आपका सहयोग, आपका आंदोलन, यह आपका आंदोलन था। इसीलिए बच्चों और हमारे जितने भी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को इस आंदोलन के बारे में जानना चाहिए। बच्चों, जब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की तो उसमें रॉलेट एक्ट का भी बहुत, जो यह एक ऐसा एक्ट जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, यह ऐसा एक्ट जो राजनीतिक लोग थे उनके ऊपर बंदिश करना, दबाव डालना कि वह राजनीतिक लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या आम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत न आए। वह जो है इस महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन को रोकने के लिए यह जो एक्ट जल्दी में जो ब्रिटिशर्स ने पास किया, वह एक्ट रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट के बारे में आपको यह जानना है नेशनल मूवमेंट के साथ कि नेशनल मूवमेंट में रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए गए, इसका एक बहुत बड़ा अपना एक जो है जो काला कानून कह सकते हैं, उस नाम से यह जाना गया। इस एक्ट के तहत हम यह देखते हैं कि जो एक्ट पास हुआ उस एक्ट में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यह बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए उन्हें वह जो है नजर बंद कर देना और उसे जेल भेज देना और उसके ऊपर कोई जो है मुकदमा चलाए बिना उसको जेल में बंद कर देना, यही रॉलेट एक्ट का मकसद था। द रॉलेट एक्ट, दिस इज द ब्लैक known as the Black Act, passed by the British government, the legislative parliament that had formed the law. In 1919, this act was passed. It gave the enormous power to the government that repressed and suppressed the political prisoner, political activities, those people who involved in the political activity. To this act allowed to compel and to force to suppress and incite
kept in the jail. This act, known as the Rowlatt Act, political activities like so many leaders, Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, whatever that involved in the non-cooperation movement, had to force to not cooperate the non-cooperation movement. So the government wanted to suppress this non-cooperation movement by the help of the Rowlatt Act. This is the main motive of the Rowlatt Act. तो आपने देखा, हिंदी में भी हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। रॉलेट अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार की विधायिका का अर्थ होता है जो पार्लियामेंट जहां पे कानून बनाए जाते हैं, वहां पे कानून बनाया गया विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, जिसमें यह कानून पारित हुआ। और इस कानून के जरिए सरकार ने उन पॉलिटिकल नेताओं को जो है वह राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में रखने का अधिकार रॉलेट एक्ट के तहत मिला। यही एक्ट जो है यह काले कानून के नाम से एक्ट को जाना गया। और यह एक्ट हम भारतीयों को, जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चलाए थे, इसीलिए इसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को वह दबाव डालने के लिए, भारतीयों को दबाव डालने के लिए यह जो है रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिसका असर जो है पंजाब में एक जालियांवाला बाग के रूप में दिखा। जो जालियांवाले बाग में जो आपका पंजाब में है और अमृतसर के पास है, जहां पे जो बहुत से लाखों लोगों को जो जनरल डायर ने इस एक्ट के तहत जो है वह हत्याएं कर दी थी। और जो है आपको हम इसके बाद जो है जालियांवाला बाग के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि यह जालियांवाला बाग क्या था। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जालियांवाला बाग एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि भारतीय इतिहास में ब्रिटिशर्स ने जो घृणित काम किया वह जो है वह निंदनीय रहा। जो अब ये जालियांवाला बाग का जो कहानी है वह रॉलेट एक्ट के साथ उसका संबंध है। तो आप सब ये कहेंगे सर का रॉलेट एक्ट के साथ जालियांवाला बाग का क्या संबंध? तो बच्चों, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दबाने के लिए हम सभी जानते हैं कि वह जो है आपका यह काला कानून जो बनाया गया था रॉलेट एक्ट को दबाने के लिए, रॉलेट एक्ट के तहत जो है जो मूवमेंट जो महात्मा गांधी चला रहे थे उसको दबाने के लिए वह रॉलेट एक्ट का सहारा लिया गया था। और जिसका परिणाम था कि वह जालियांवाला बाग इंसिडेंट, यह जालियांवाला बाग की जो घटनाएं पंजाब अमृतसर के पास जो हुआ था वह बहुत निंदनीय घटना थी। तो उस घटना के तहत जो है वह जो है आपका 13 अप्रैल जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस अमृतसर इन पंजाब। ये जो जालियांवाला बाग की जो घटनाएं घटी थी यह पंजाब में घटी थी। और ये घटनाएं जो आप एक ऐसा जो रॉलेट एक्ट की जो पास किया गया था, रॉलेट एक्ट काला कानून के तहत जो है सारे जो पंजाब के लोग वह लोग जो है इस एक्ट को का विरोध कर रहे थे। और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है कि यह जो बहुत सारे जो भीड़ जो लोगों का भीड़ जो जमा हुआ था वह जो है आपका एक फेयर था, एनुअल बैसाखी फेयर, जो हर एक साल यह मेला जो है यह लगता था। उस मेला को अटेंड करने के लिए सारे लोग एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जो वह ग्राउंड चारों तरफ से बंद था, बस उसका एग्जिट जो जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस रास्ते में को
जनरल डायर ने जो मार्शल लॉ के तहत जो है वह पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था, और बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ होता क्या है, और मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। पर जो मार्शल लॉ एक सैनिक कानून होता है, जो वह सारी व्यवस्थाएं जो भी होता है वह सेना के हाथ में आ जाती है, और जो उस सेना के तहत जो है वह प्रतिबंध लगाना, जो किसी तरह का पॉलिटिकल जो एक्टिविटी या किसी तरह का जो कार्य पब्लिकली वह आप नहीं कर सकते। पब्लिक को बाहर निकलने का अधिकार मार्शल लॉ में खत्म हो जाता है। अब वह सारे शासन विधि जो है वह सेना के हाथ में आ जाती है, इसलिए इस लॉ को इस मार्शल लॉ कहा जाता है, जो सैनिक कानून के नाम से जाने जाते हैं। यह कानून जो है पंजाब में जनरल डायर ने लगा रखा था, और लोग जो है बहुत सारे जो शहरों में और गांव में लोग इस बात से की जानकारी उन्हें नहीं थी, इसीलिए वह जो है बैसाखी के दिन सारे लोग जो है उस जो है आपका जालियांवाला बाग में सारे लोग जमा हुए थे। Many people in the city and the village were unaware of the martial law had been imposed। जो मार्शल लॉ लगा हुआ था उसके बारे में उन लोगों की जानकारी नहीं थी। जनरल डायर जो मार्शल लॉ जिन्होंने पंजाब में लागू कर रखा था, सेना का बहुत बड़ा अधिकारी था, वह आया और जो जालियांवाला बाग जहां घटनाएं घटी थी, जहां एक एंट्रेंस था जहां से लोग आते जाते थे, उस पॉइंट को जो है वह बंद कर दिया और ओपन फायरिंग क्राउड के ऊपर जो है जो अनाधुन गोली चलाना शुरू कर दिया। विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना इंफॉर्मेशन के उसने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें कि 100 से ज्यादा इनोसेंट पीपल मारे गए। और इस इंसिडेंट को हम जालियांवाला बाग इंसिडेंट के रूप में जानते हैं बच्चों। अब हमें उम्मीद है कि ये सारे जितने भी मैंने जो छोटे छोटे जो वीडियो आपको बनाए हैं, वह वीडियो से आपको नेशनल मूवमेंट जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत जो घटनाएं घटी, वह सारे घटनाओं की कड़ी को जोड़ने में मदद मिलेगा। जब NCERT किताब को डिस्क्राइब करेंगे, उस डिस्क्रिप्शन के साथ, उस डिस्क्राइब के साथ आप जब इस वीडियो को आप देख लेंगे, तब हम NCERT के पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, और तब आप सारे कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो जिसका आपको इंफॉर्मेशन आसानी से समझ सकेंगे, जान सकेंगे। और ये सारे इंफॉर्मेशन और ये सारे जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो हमने एक पार्ट वाइज के रूप में अलग अलग करके, जो खिलाफत मूवमेंट, जालियांवाला बाग मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, ये सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हमने आपको बताए हैं, यह आपको जो है क्लास 10 के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन में बहुत ही उपयोगी हुआ, और आप इन्हें अवश्य देखेंगे। और आम लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कितनी परेशानियां हुई थी, कितनी लोगों का बलिदान हुआ था। ये सारे जानकारी आप सभी को जानना चाहिए। इसीलिए यह वीडियो सिर्फ क्लास 10 के लिए ही नहीं है, ये सारे आम लोगों के लिए, सारे आम लोगों को देखने के लिए आप इस वीडियो को अवश्य देखें, और हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन और इंडियन नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े रहें। मैं जल्दी आपके साथ फिर उपलब्ध होऊंगा।